हाँ जी, लास्ट क्लास में गुलाम वंश के अंदर अपन देख रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, आवाज नहीं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका जो पुत्र आता है, पुत्र का नाम आता है आराम शाह, और एक इसका दामाद आता है, दामाद का नाम है इल्तुतमिश। अरे आवाज क्यों कर रहे हो भाई, इधर देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु होने के बाद में अपन देखते हैं कि इनका एक तो पुत्र है आराम शाह और एक पुत्र है इल्तुतमिश, सॉरी एक दामाद है इल्तुतमिश। ठीक है, आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बनता है लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, नया शासक कौन बनेगा, इल्तुतमिश। ये दामाद होने से पहले गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके साहसी कर्तव्यों से, ये जो कार्य थे उनसे प्रसन्न होकर के अपनी बेटी का विवाह कर दिया था बाद में, तो ये दामाद बना लिया था। क्या बना लिया था, दामाद। और दामाद बनाने के बाद में इल्तुतमिश को बदायूं की जागीर दे दी। क्या दे दिया है, बदायूं की जागीर। ठीक है, बदायूं की जागीर किसके पास थी, इल्तुतमिश के पास में। किसने दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं का गवर्नर, यानी कि राजा बनने से पूर्व ये क्या था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, क्लियर है क्या, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था तो ये क्या कर रहा था, बदायूं का गवर्नर था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में कुछ समय के लिए आराम शाह राजा बनता है, और आराम शाह अयोग्य होता है। क्या होता है, अयोग्य। इस वजह से इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है और नया राजा बन जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इधर देखना, इल्तुतमिश की अपन चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इल्तुतमिश क्या है। इधर देखो, अभी तक अपन ने बात करी थी कि जो दिल्ली सल्तनत था, उस दिल्ली सल्तनत के अंदर जो राजा बनता है, संस्थापक है पहला, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर को बनाया था। दिल्ली को जो राजधानी बनाने वाला पहला शासक है वो इल्तुतमिश है, इसलिए अपन इसको अपन कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो कौन था वैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। इसने क्या बनाया है, दिल्ली को राजधानी बनाया है। ठीक है, दिल्ली को क्या बनाया है, इसने राजधानी बनाया है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि दिल्ली जो थी इसको राजधानी बना लिया है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा और क्या क्या काम किए जाते हैं उनको भी अपन को देखना है। ठीक है, तो ये देखो, जो इल्तुतमिश है, इसको मैं यहां पर लिखने को जाए पॉइंट वाइज लिख देता हूं ना, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने सबसे पहला काम क्या किया है, दिल्ली को राजधानी बनाने का कार्य किया है इल्तुतमिश ने, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं। इसने आराम शाह को मारा था सबसे पहले। ठीक है, आराम शाह को मारने के बाद में इसके और क्या क्या कार्य रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान, उनको भी अपन को समझना है। तो इसमें से एक काम इंपॉर्टेंट आता है कि प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने हेतु चालीसा दल, चालीसा दल, इस चालीसा दल को तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है, तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये चालीसा दल क्या चीज है, तो ये 40 तुर्क सरदारों का दल है। ये क्या है, 40 तुर्क सरदारों का दल। मतलब इसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए, भाई सलाह मशवरा करने के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया कि इनसे अपन राय मशवरा वगैरह करेंगे, सारी बातचीत करेंगे। ठीक है, इसमें सारे के सारे कौन थे, वो तुर्की थे सारे के सारे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है चालीसा दल। चालीसा दल का निर्माण करने वाला कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, इस चालीसा दल में क्या है, 40 लोग हैं जो कि सारे के सारे क्या है, तुर्की है, यानी कि जो प्रभावशाली जो लोग हैं जिनकी चलती है, वैसे लोगों का एक दल है जिसका निर्माण किसने करवाया है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो चालीसा दल है ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाएगा किसके अंदर, राज कार्य के अंदर, यानी कि राजाओं को बनाने में, इनमें सब चीजों में तुर्क जो चहलगानी जो है ये, या चालीसा दल जो है, ये बार बार में इंटरफेयर करेगा इल्तुतमिश के खत्म होने के पश्चात। जब तक इल्तुतमिश रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इल्तुतमिश खत्म होता है या मर जाता है, उसके बाद में ये इसका प्रभाव जो है वो सत्ता में दिल्ली सल्तनत के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए जो व्यक्ति आता है वो बाद में आता है बलबन। दल चालीसा को शुरू करने वाला कौन है, इल्तुतमिश है, और दल चालीसा को खत्म करने वाला या समाप्त करने वाला जो है वो कौन है, बलबन है। ठीक है, तो मैं यहीं पे वो वाली फैक्ट भी लिख देता हूं, बलबन ने समाप्त किया, बलबन ने समाप्त किया। ठीक है क्या, दोनों क्वेश्चन याद रखना, शुरू किसने किया है चालीसा दल को, इल्तुतमिश ने, समाप्त किसने किया है, बलबन ने। दो क्वेश्चन है ये, पूछे जा सकते हैं आपसे, चालीसा दल की शुरुआत करने वाला कौन है और खत्म करने वाला कौन है। ठीक है, दूसरी बात, इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत करी, इक्ता प्रथा की शुरुआत,
अब ये इक्ता प्रथा क्या है, इधर सुनना। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा का मतलब ये है कि अपन लोग कोई भी काम करवाते हैं अपने क्या एम्प्लॉयमेंट, जो भी अपना एम्प्लॉय रखते हैं उनको अपन सैलरी देते हैं, वेतन, ठीक है, कैश में देते हैं। उस जमाने के अंदर भी लोग प्रशासन में कोई काम कर रहे हैं, वो अधिकारी वगैरह जो भी है वो सब है तो सही काम ही कर रहे हैं, उसके अंडर में रह करके काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी की आवश्यकता होती है घर चलाने के लिए। तो इसने क्या किया, पैसे देने की बजाय इसने भूमि आवंटित करना शुरू कर दिया था। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया है, भूमि देना शुरू कर दिया कि भैया ये वाला एरिया, इसमें जमीन मैं तेरे को दे देता हूं, इसके बदले में तू यहाँ पे होगा और वही तेरी सैलरी है, ठीक है। तो इस प्रथा को कहा जाता है इक्ता प्रथा, यानी कि वेतन के बदले में भूमि देने की जो प्रथा है उसे क्या कहा जाता है, इक्ता प्रथा। और जो भूमि दी है तो अब वो भूमि का मालिक बन गया, तो जो भूमि का मालिक बन जाएगा उसको इक्तेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्तेदार, ठीक है। तो इक्ता प्रथा क्या है, वेतन के बदले भूमि, वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा, ठीक है क्या। और भूमि का जो मालिक है उसको क्या कहने लगे, भूमि के मालिक इक्तेदार कहलाए, क्या कहलाए, इक्तेदार कहलाए, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात, ये दिल्ली का जब राजा बना था उस समय पे इसने एक पदवी धारण करी थी, वो थी उपाधि, सुल्तान की उपाधि। क्या धारण करी है, सुल्तान की उपाधि धारण करी है, ठीक है। इसके अलावा सुल्तान की जो उपाधि धारण करी है तो इसने खलीफा से भी परमिशन ली है, क्या ली है, खलीफा से अनुमति पत्र हासिल किया, ठीक है। खलीफा से सनद बोला करते थे उस चीज को, तो सनद प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है इल्तुतमिश ही है। मतलब इल्तुतमिश ने खलीफा के अंडर में रहकर के काम किया है, मतलब खलीफा से बकायदा परमिशन लिए कि हाँ भाई मैं यहाँ का सुल्तान हूं, ठीक है। मुस्लिमों के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है, खलीफा होता था। तो खलीफा का नीचे जो काम करता है, जो राजा वगैरह होते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, तो सुल्तान की उपाधि जो देने वाले हुआ करते थे वो खलीफा हुआ करते थे। तो इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करी। कल भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि इल्तुतमिश जो था उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, मलिक अथवा सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो एक बात ये और है, एक बात होगी चालीसा दल इंपॉर्टेंट, एक बात है इक्ता प्रथा, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीसरी बात आती है, इन्होंने मुद्रा चलाई थी दो। मुद्रा कौन कौन सी चलाई है, एक चलाई है टंका और एक चलाई है जीतल, ठीक है। ये चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, चांदी की मुद्रा, और जो जीतल है वो किसका है, तांबे का है। यानी कि इसने दो सिक्के चलाए हैं, टंका और जीतल। ये क्या है, सिक्के हैं, और कैसे सिक्के हैं, ये अरबी सिक्के हैं। अरब कंट्रीज में जिस प्रकार के सिक्के चला करते थे वैसे सिक्के हैं ये, अरबी सिक्के हैं, टंका और जीतल। टंका जो हुआ करता था वो चांदी का हुआ करता था और जीतल किसका हुआ करता था, तांबे का, ठीक है। बात कर लेते हैं कि ये न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। तो न्याय के लिए इसने दो काम किए, न्याय के लिए क्या किए, दो काम किए हैं। पहला काम तो क्या किया है कि इसने घर के आगे, मतलब किले, जो किले इसका जो दुर्ग था उस दुर्ग के आगे संगमरमर के दो शेरों के गले में जंजीर बंधवाई, जंजीर या घंटी लगवाई, घंटी लगवाई, ठीक है। जंजीर के अंदर घंटी भी रहती है, ठीक है। दो शेरों के बीच में जंजीर और उसके अंदर घंटी लगवा दी, उनको बजा करके कोई भी न्याय मांग सकता था, उसकी आवाज अंदर तक जाएगी, ठीक है। तो संगमरमर के दो शेर बनाए, उनके गले में जंजीर बंधवा दी या घंटी बंधवा दी, और वो जो घंटी है उसको बजा करके कोई भी न्याय मांग सकता है। दूसरा, इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र की परंपरा, लाल वस्त्र पहनने की प्रथा की शुरुआत करी, ठीक है। तीन चार बातें हैं अपन ने। इधर देखो, इल्तुतमिश की बात करी है तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो सुल्तान की उपाधि धारण करी है। दूसरी बात, खलीफा से अनुमति पत्र प्रदान प्राप्त किया है। तीसरी बात, दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि दिल्ली को इसने क्या बनाया है, राजधानी बनाया है। प्रशासन को चलाने के लिए चालीसा दल की स्थापना करी है। चालीसा दल क्या है, तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल हुआ करता था जो कि इनको राय मशवरा दिया करता था। इस चालीसा दल को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, बलबन है। दूसरी बात, इक्ता प्रथा की शुरुआत करी है इल्तुतमिश ने, और जो इक्ता प्रथा है उसमें क्या है, वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा है। मतलब कोई भी आपके अंडर में काम कर रहा है तो उसको जो वेतन देना है उसमें वेतन आप नहीं दोगे, कैश पेमेंट नहीं करोगे, उसके बदले में आप एक उनको जमीन दे दोगे, उस जमीन पे वो अपनी फसल वगैरह उगा करके या फिर किसी को बंटवारे पे दे करके वो वहां से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो उसका हिस्सा है, ठीक है। तो एज ए वेतन वो इस तरीके से काम चला सकता है। और भूमि का जो मालिक होगा, जो भूमि दी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, इक्तेदार कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम किया है, तो दो मुद्राएं चलाई है, दो सिक्के चलाए हैं, अरबी सिक्के हैं ये, टंका और जीतल। टंका जो था वो चांदी का हुआ करता था और जीतल तांबे का हुआ करता था। न्याय की बात करते हैं तो उसके लिए इसने संगमरमर के दो शेरों के गले में घंटी या जंजीर बंधवाई थी, और उस घंटी जो थी उसको बजा करके कोई भी न्याय मांग सकता था। दूसरी बात, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा की शुरुआत करी कि भाई जिसको भी न्याय मांगना है वो लाल कपड़े पहन करके आए, तो वो लाल कपड़े पहन करके आएगा तो समझ जाएगा, अगर वो किसी को बोलेगा नहीं तो भी कि भाई इसको न्याय की आवश्यकता है, इसके साथ में अन्याय हुआ है, ठीक है। तो ये काम किया है किसने, इल्तुतमिश ने। हाँ, एक बार उतार लो, चलो। जल्दी उतारो पर।
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट आगे से किया है ना, इसमें कोई ऐसा है भी नहीं, मैंने तो ये समझाया इल्तुतमिश कैसे आया है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बदायूं का गवर्नर था, उसमें एक लाइन में लिख दो इल्तुतमिश के आगे कि राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। क्या था? हाँ, दामाद था ना। और अगर जानकारी चाहिए तो ये और लिख लो, ये शमसी वंश का था। कौन से वंश का था? शमसी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था। कभी कभी पूछ लिया जाता है इल्तुतमिश कौन से वंश से था, तो ये शमसी वंश से था। चले आगे। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक इक्ता प्रथा, ई से इधर देखना, ई से ही तो इल्तुतमिश है और ई से ही इक्ता प्रथा है, याद रखना भी आसान रहेगा। ई से ही तो क्या है? इल्तुतमिश है, और ई से ही क्या बनता है? इक्ता प्रथा। का गठन किया लिखो यार यहाँ पे, पूर्व के 46 दल का गठन किया, का गठन किया। चले आगे। चलो, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद देखो, इनकी जमाने की स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात और लिख सकते हो पीछे वाले में, जो ये मुद्रा लिखी है ना आप लोगों ने, तो इन्होंने रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, इनकी बेटी थी ना रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, उसके नाम के सिक्के भी चलाए थे। हाँ, लिखना चाहो लिख लो, मैंने बता दिया है। स्थापत्य कला की अपन बात करते हैं, तो एक तो इन्होंने बनाया है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और एक बनाई थी मदरसा ए मुअज्जी, मदरसा ए मदरसा ए मुइज्जी। ठीक है, इधर देखना, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये कहां पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की याद में। ठीक है, इसका बेटा भरी जवानी में मर गया था, तो उसकी याद में क्या किया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया है। ये क्या है? भारत का पहला मकबरा है, भारत का पहला मकबरा। ठीक है, ये क्या है? भारत का पहला मकबरा है, और जो इल्तुतमिश है उसको गुंबद निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुंबद निर्माण का जन्मदाता, गुंबद निर्माण का जन्मदाता कौन है?
इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है। मदरसा जो मुज्जी थी, इसको इसने अलाउद्दीन खिलजी की याद में बनाया था, सॉरी मोहम्मद गौरी की याद में। किसकी याद में? मोहम्मद गौरी की याद में बनाया था। ठीक है। और ये भी कहां पे स्थित है? दिल्ली के अंदर है। ये भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। क्लियर है दोनों बातें? एक तो सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण करवाया है, किसकी याद में? अपने बेटे की याद में। ठीक है। दूसरा मदरसा मौजी का निर्माण करवाया है मोहम्मद गौरी की याद में। ठीक है। और गुम्बद निर्माण कला का जन्मदाता जिसे माना जाता है वो भी कौन है? इल्तुतमिश है। भारत के अंदर मकबरों का निर्माण पहली बार कब हुआ है? इल्तुतमिश के जमाने में हुआ है। पहला मकबरा कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तीन चार चीजें फैक्ट क्लियर है। भारत का पहला अगर आपसे मकबरा पूछ ले तो कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में है। किसने निर्माण करवाया है? इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया है। किसकी याद में करवाया? अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में करवाया है। याद रह जाएगा सारी बातें। एक मदरसा मौजी का निर्माण भी करवाया है दिल्ली के अंदर ही मोहम्मद गौरी की याद में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी की याद में इल्तुतमिश ने किसका निर्माण करवाया था? तो मदरसा मौजी का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे चले। हाँ उतार लो। उतार लिया। गुम्बद निर्माण। करें आगे। इसके थोड़े से सैन्य अभियानों के बारे में और देख लेते हैं। सैन्य अभियान। तो देखो सैन्य अभियान की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली अभियान है, इधर देखना, बात आती है 1215 तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध। दो तो पहले हो गए क्या? कब कब हुए थे? किस किस के मध्य हुए थे? ठीक है। ये कौन सा है? तराइन का तृतीय युद्ध। किस किस के मध्य होगा? तो एक तो इल्तुतमिश है, और एक मैंने आपको बताया था गजनी के अंदर कौन था? मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, इसका जो गजनी वाला एरिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था यलदौज। कौन था? यलदौज था। सिंध वाला एरिया बताया था मैंने आपको, उसमें कौन था? कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। और तीसरा दिल्ली और लाहौर वाला एरिया जो था उसमें कौन था? ऐबक। यही बातें बताई थी क्या मैंने पहले? मोहम्मद गौरी का जो तीन क्षेत्र थे, गजनी, सिंध और दिल्ली लाहौर वाला, तो गजनी वाला जो था वो यलदौज, यलदौज ले है ये, है ना, यलदौज। ठीक है। ताजुद्दीन यलदौज, यलदौज। ठीक है। मोहम्मद गौरी का गजनी वाला एरिया में राजा कौन बना था? ताजुद्दीन यलदौज बना था। सिंध वाले एरिया में कौन बना था? कुबाचा बना था। और दिल्ली लाहौर वाला जो एरिया था उसको किसने संभाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, मर गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद में मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? यलदौज है और कुबाचा है। तो ये दोनों क्या चाहेंगे कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसका शासन समझ में आता है कि हाँ भाई उसको शासन मिला दिल्ली और लाहौर वाला, लेकिन जब वो मर गया तो उसका बेटा बनना चाहिए था आराम शाह, उसको इल्तुतमिश ने मार दिया है। तो ये एरिया अब फ्री है, यानी कि ये किसके अंडर में होना चाहिए? हमारे अंडर में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सोच रखता है यलदौज कि भैया मोहम्मद गौरी भी गजनी से अपना साम्राज्य चलाता था, गजनी के बाद में 3 जगह डिवाइड कर दिया है और उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है, तो अब ये वाला जो भारत वाला एरिया है ये किसके अंडर में है? मेरे अंडर में है। किसके अंडर में है? मेरे, यानी कि यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज जो कि गजनी के अंदर था, तो वो अटैक करने के लिए आता है, हरियाणा जगह पड़ती है, वहीं पे तराइन का थर्ड युद्ध होता है, इधर से जाता है इल्तुतमिश, इधर से आता है यलदौज। ठीक है। ताजुद्दीन यलदौज, इसके अंदर विजेता कौन रहेगा? इल्तुतमिश। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? एक का काम निपट गया क्या? निपट गया। अब दूसरे को निपटाना है, सिंध वाले को, कुबाचा वाले को। ठीक है। तो इसके साथ में जो युद्ध होता है वो अगले 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1217 में होता है। युद्ध का नाम है मंसूरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मंसूरा का युद्ध। किस किस के मध्य होगा? ये तो मिटा दो ना, ये तो पहले लिखवा रखा है। तो ये होगा कुबाचा के खिलाफ, है ना। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, कुबाचा को पराजित किया। करने वाला कौन है? तो भाई इल्तुतमिश ही करेगा। इल्तुतमिश के अभियान अपन देख रहे हैं तो। ठीक है। 1215 1217 दोनों क्लियर है। एक घटना और घटित होती है 1221 के अंदर। ठीक है। 1221 में एक घटना और घटित होती है। घटना क्या घटित हो रही है कि जो आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, मध्य एशिया के अंदर एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। मध्य एशिया के अंदर एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म। यहां का शासक हुआ करता था जलालुद्दीन मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। सुनना मेरी बात गौर से। जलालुद्दीन मांगबरनी जो था
ये कहां का राजा था? मध्य एशिया के अंदर ख्वारिज्म जगह जो पड़ती है वहां का था। यहां पे इसको पराजित कर दिया जाता है चंगेज खां के द्वारा। जलालुद्दीन मांगबरनी को पराजित कौन कर देता है? चंगेज खां। अब ये चंगेज खां के द्वारा पराजित होने के बाद में ये भाग करके भारत आता है। जो जलालुद्दीन मांगबरनी है ये भाग करके कहां पे आता है? भारत। ठीक है, भारत में आकर के इल्तुतमिश से शरण मांगता है। किससे शरण मांगता है? इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश के पास में अपना एक राजदूत को भिजवाता है। तो राजदूत को जब भिजवाता है तो इल्तुतमिश इसको मना कर देता है कि भैया ये जो हमारे यहाँ के भारत का जो टेम्परेचर है वो आपके अनुकूल नहीं है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, फालतू मर मर जाओगे। कहने का मतलब है कि उसको इनडायरेक्टली मना कर दिया जाता है। ठीक है, कि भैया हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता था इल्तुतमिश को कि यदि अगर जलालुद्दीन जो मांगबरनी है यदि इसको अपन ने शरण दे दी, ठीक है, तो पीछा करता हुआ कौन आ रहा है? चंगेज खां। और चंगेज खां को तो सब लोग जानते हो कितना क्रूर शासक हुआ करता था, मंगोली था। तो मंगोल शासक चंगेज खां जो था वो उसका आक्रमण भारत के ऊपर हो सकता था 1221 में, लेकिन जलालुद्दीन मांगबरनी को सहायता ना करके या उसको शरण न दे करके भारत के ऊपर से एक बहुत बड़ा चंगेज खां का जो आक्रमण का खतरा था उससे निजात पा लेता है कौन? इल्तुतमिश। ये वाली घटना और याद रख सकते हो। ठीक है, तो चंगेज खां के भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। ठीक है, यहां पे और लिख लो, मांगबरनी को शरण न देकर। कैसे बचाया भैया? जलालुद्दीन मांगबरनी जो था उसको शरण नहीं दी, इस वजह से बचाया है। अच्छा, बोर्ड को वो थोड़ा सा मेरा हाथ स्पीड से चलता है इसलिए आवाज है। है, है। सही बता, समझ रहा हूं मैं। चलो, ठीक है। जल्दी करो भाई। ठीक है, आगे चले तो देखो, आगे है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का तो एक बेटे का नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और एक पुत्री का नाम आता है, पुत्री का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश जब जिंदा होता है उस समय पे उसका बड़ा बेटा नासरुद्दीन महमूद तो मर जाता है, जिसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। उसके बाद में इसके जो और बेटे थे वो सबके सब अयोग्य थे। इसके जो और बेटे थे वो क्या थे? अयोग्य थे। इस वजह से इसने क्या किया कि अपनी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसको ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है? उत्तराधिकारी। किसको बनाया? रजिया सुल्तान को। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है 1236 के अंदर, ठीक है, 1236 में इनकी कार्यकाल जो रहता है इनका 1211 से लेकर के 1236 का है। ठीक है, 1236 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय पे जो चालीसा दल था, कौन था? चालीसा दल। ये चालीसा दल क्या कर देता है? इसको शासक बना देता है, इसको सुल्तान बना देता है। चालीसा दल क्या कर देता है? उत्तराधिकारी तो किसको बना के गया था? रजिया सुल्तान को। लेकिन चालीसा दल किसको बना देता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना देता है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्यों बनाता है? क्योंकि ये जो चालीसा दल है मुस्लिम है, सारे के सारे तुर्की है, मुस्लिम है। मुस्लिम धर्म के अंदर जो महिलाएं होती है उनको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ठीक है, कि भाई वो ऐसा कभी भी ये चीज नहीं कर सकते कि यार कोई एक महिला है जो हमारे ऊपर शासन करे। ठीक है, तो रजिया सुल्तान वैसे बहुत टैलेंटेड लेडी थी, सब सर्वगुण संपन्न को महिला अपन बोलते हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी कि एक महिला थी। और महिला तो शुरुआत में तो होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया जाता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बनने के बाद में इसकी जो मम्मी थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, उसने इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिससे चालीसा दल नाराज हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? चालीसा दल नाराज हो जाता है, जनता परेशान होने लग जाती है उसकी वजह से। तो रजिया सुल्तान क्या करती है? एक दिन जुम्मे की नमाज के दिन बाहर मार्केट में मस्जिद के बाहर जाती है और वहां पे लाल वस्त्र पहन करके जाती है और वहां जनता से न्याय मांगती है कि भैया मेरे जो पिताजी थे वो मेरे को उत्तराधिकारी बना करके गए थे, लेकिन आप लोगों ने ये जो चालीसा दल है इन्होंने किसको बना दिया है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया है, तो आप कुछ मेरे साथ में न्याय करो। तो जनता ने न्याय करके रजिया सुल्तान को शासक बनाया। रजिया सुल्तान किसकी वजह से बनी थी? जनता के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा ये शासक बनती है। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में।
रजिया सुल्तान। रजिया जो सुल्तान है, रजिया सुल्तान ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, 1236 से लेकर के 1240, मात्र 4 साल का इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन दिल्ली की पहली महिला सुल्तान है ये। क्या है? महिला सुल्तान, या पहली महिला शासिका है। सुल्तान कह लो या शासिका कह सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान या शासिका है। इसने सैन्य वेशभूषा धारण करी। क्या करा है? सैन्य वेशभूषा धारण करी, मतलब खुद युद्ध लड़ने के लिए मैदान में जाया करती थी सैनिक वेशभूषा के अंदर, ठीक है। दरबार के अंदर आती थी तब भी सैनिक वेशभूषा धारण करके आती थी। इसने पर्दा प्रथा जो थी उसको समाप्त किया, पर्दा प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। जब ये दरबार में आती थी, दरबार में कोट व टोपी, कोट व टोपी, कोट को कुबा और टोपी को कुलाहा कहा जाता था, पहनकर आती थी, ठीक है। तो दरबार में कोट और टोपी पहन करके आया करती थी। कुबा या कुलाहा इसको कहा जाता था। कोट को कुबा और टोपी को कुलाहा कहा जाता था, ठीक है। तो कुबा और कुलाहा पहन करके और सैन्य वेशभूषा के अंदर ये आया करती थी। कहां पे? दरबार के अंदर है। बन सकता है कि ऐसी कौन सी महिला शासिका थी जो दरबार के अंदर टोपी में कोट में टोपी पहन करके आया करती थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में और बातें कर लेते हैं। तो इनका एक प्रेमी हुआ करता था, यह बन सकता है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन याकूत। इनका प्रेमी कौन था? जलालुद्दीन याकूत। ये जो याकूत था ये निग्रो था, निग्रो, निग्रो, क्रिस गेल, क्रिस गेल, ठीक है। अगले की इच्छा, ठीक है। जलालुद्दीन याकूत, इधर देखो, जलालुद्दीन याकूत जो था इसको इसने एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम है अमीर ए आखूर। क्या नाम है? इसको क्या बनाया है? अमीर ए आखूर। सुनना मेरी बात, दो चीजें हैं, एक है दीवान, एक है अमीर। दो वर्ड है, एक दीवान वर्ड आता है, एक अमीर वर्ड आता है। दीवान का मतलब होता है डिपार्टमेंट। दीवान का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट। जैसे कि यही है तो दीवान ए आखूर, दीवान का मतलब विभाग हो गया, तो दीवान ए आखूर एक विभाग हो गया। उसका जो हेड है उसको अमीर कहा जाता है, तो अमीर ए आखूर। समझ में आया? दीवान और अमीर का मतलब क्या है? दीवान ए आखूर का मतलब तो वो विभाग हो गया, और अमीर ए आखूर का मतलब उस विभाग का वो हेड है, ठीक है। तो अमीर ए आखूर बनाया, और आखूर ये क्या है? ये है अश्वशाला का प्रधान। ये क्या है? अश्वशाला का प्रधान। अमीर का मतलब क्या है? प्रधान है ना। दीवान ए आखूर का हेड बना दिया गया है इसको, और ये क्या है? अमीर ए आखूर अश्वशाला को बोला जाता है। मतलब जो इनके घोड़े वगैरह का अस्तबल वगैरह जो हुआ करता था उसका जो हेड इंचार्ज है वो बना दिया था इसने अपने प्रेमी को, ठीक है। कोई दिक्कत है? इस बात से नाराज हो जाते हैं कौन? चालीसा दल वाले लोग। पहली बात तो ये महिला है, इसी बात से नाराज है। दूसरी बात ये प्रेम और करने लगे, एक राजा है जो प्रेम कर रहा है, ऊपर से महिला, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ज्यादा होता है। लड़का प्रेम करता है तो ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आता, लड़की प्रेम कर ले तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो वही वाली बातें हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं कि एक जगह पड़ती है पंजाब के अंदर, मैंने बताया था बठिंडा, जिसको अपन तबर हिंद कहा करते थे, ठीक है। तबर हिंद कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर। आज का जो बठिंडा है पंजाब में, उसे ही तबर हिंद कहा जाता था। तो तबर हिंद का जो सूबेदार या गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था अल्तूनिया। क्या नाम था? अल्तूनिया। हाँ, तबर हिंद का जो गवर्नर हुआ करता था, प्रांतपति जिसको अपन कहते हैं, वो अल्तूनिया हुआ करता था। इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसने क्या कर दिया? विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो खुद जाकर के उसको दबा के आए, या दूसरा ऑप्शन यह है कि वो अपनी सेना को भेज दे, किसी एक आदमी को भेज दे, वो जाकर के इसको दबाए, ठीक है। ये पहला ऑप्शन चूज करती है, खुद जाती है इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए जाती है, रजिया सुल्तान इसमें पराजित हो जाती है। रजिया सुल्तान पराजित हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो गलती इसने यही कर दी कि ये विद्रोह को दबाने के लिए खुद चली जाती है, और विद्रोह को दबाने के बाद में वहां पे दबता नहीं है इससे विद्रोह, और ये क्या हो जाती है? खुद हार जाती है अल्तूनिया के विरुद्ध। हाँ, वास्तव में गुंडों में फंस जाती है रजिया, इसीलिए ऐसे ही नहीं बोला है वो, इसीलिए बोला अभी देखना, अभी बताऊंगा कैसे फंसी थी। रजिया सुल्तान वहां पहुंच गई, वहां पहुंचने के बाद में ये अल्तूनिया से हार जाती है, और इधर की तरफ जैसे पता लगता है कि रजिया सुल्तान हार गई है, तो उन लोगों ने वहां पे से बहराम शाह नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, इल्तुतमिश का एक अलग बेटा हुआ करता था, उसको राजा बना दिया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जगह खाली हो गई। ये तो पंजाब की तरफ चली गई है और दिल्ली इस समय पे खाली है, वहां पे किसको राजा बना दिया है? बहराम शाह को बना दिया है, ठीक है। तो बहराम शाह वहां पे राजा बन गया, और इधर इसने क्या कर लिया है? जैसे ये हारी तो लड़की के पास एक हथियार और होता है? या तो नौकरी लगी जाए, नहीं नौकरी लगे तो नौकरी वाले से ब्याह कर लो, होता है कि नहीं होता है? तो इसने क्या किया है? अल्तूनिया से विवाह कर लिया। अब तो राजा बनूंगी, राजा नहीं तो रानी सही रहेगी, तो पावर, ठीक है। हार गई तो कोई बात नहीं, अल्तूनिया से विवाह कर लिया।
अल्तुनिया से विवाह करने के बाद में जब ये वापस आ रही थी तो वापस आते वक्त कैथल पर जगह पड़ती है हरियाणा में, यहां पे गुंडों में फंस गई। ठीक है, हाँ, तो कैथल हरियाणा में वैसे तो दल चालीसा के लोगों के द्वारा ही हत्या करवाई जाती है, लेकिन डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया, हाँ जी, हाँ, नहीं उसको मरवा दिया था चालीसा दल के लोगों ने पहले ही, ठीक है ना। तो अल्तुनिया व रजिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, एक बार नोट करो। और पीछे हम्म रुकनुद्दीन फिरोज शाह मर गया भैया, रजिया सुल्तान राजा बन जाती है। चले कहाँ, अभी तो और है। हाँ मतलब ये पहले महिलाएं जो बुर्का वगैरह पहना करती थी, पर्दा वगैरह लगा करके आया करती थी, ये बिना पर्दे के आया करती थी दरबार के अंदर। है क्या? आगे कर दूं? चले आगे। ठीक है, इधर देखो। इसके बाद इसकी हत्या करने के बाद में अब कुछ समय के लिए जो आपका दल चालीसा है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, यानी कि जितने भी राजा बन रहे हैं उनमें मेन इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी है? दल चालीसा के लोगों की है। तो इसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है बहराम शाह। कौन बनता है? बहराम शाह। ये बनता है 1240 से लेकर के 42 तक। ठीक है, बहराम शाह जो होता है इसके जमाने में एक पद का सृजन होता है, उस पद का नाम है नायाब ए मामलात या मुमलकत, इसी को बोलते हैं मुमलकत। ठीक है, यानी कि जितने भी सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारियों के
ऊपर, ठीक, की निगरानी। ठीक है, इधर सुनना मेरी बात। एक है सुल्तान यानी कि राजा, एक आता है वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, और अब एक पद और आ गया है नायाब ए मुमलकत या मामलात। यानी कि जो भी आपकी शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर तीन शक्तियां आ गई है। कितनी शक्तियां आ गई है? तीन। यानी कि देखो, सुल्तान की बात को कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है, वजीर की बात को कोई नहीं टाल सकता है, और सारे अधिकारियों के ऊपर कौन है? नायाब ए मुमलकत है। तो इसकी बात को कौन टालेगा? यानी कि जितना भी राज्य व्यवस्था है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है? तीन भागों में। तीन भागों में डिवाइड हो गई, तो मतलब सुल्तान के पास में उतनी ताकत नहीं रही ना। यानी कि सुल्तान ठीक है नहीं कर रहा है, तो वो वजीर ही बोल रहा है, अपने हिसाब से काम चला रहा, नायाब मुमलकत अपने हिसाब से काम चला रहा है, ठीक है। तो राजा की वैल्यूएशन डाउन हुई कि नहीं हुई? हुई। तो राजा की जब वैल्यूएशन डाउन होती है तो किसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी? जो दल चालीसा है। भाई दल चालीसा ही तो नियुक्तियां कर रहा है सबकी अपने हिसाब से, ठीक है। राजा को भी दल चालीसा ही बना रहा है, वजीर को भी दल चालीसा बना रहा है, और नायाब मुमलकत को भी दल चालीसा ही बना रहा है। तो उसी के अंदर बहराम शाह ने एक पद और बना दिया था, तो शक्ति जो थी वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है, और नायाब मुमलकत जो पहला बनने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम आता है एतगीन। एतगीन प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। एतगीन क्या था? प्रथम व्यक्ति था जो नायाब मामलात का हेड बना था, यार बना था, जो सर्वोच्च अधिकारी जो बना था वो कौन बना था? एतगीन बना था, ठीक है। बहराम शाह जो था ये एक कमजोर शासक था। 1242 में इसकी मंगोलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसका बेटा था इल्तुतमिश का ही, मंगोलों के द्वारा हत्या, ठीक है। मंगोलों के द्वारा क्या कर दी जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? बहराम शाह की। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहराम शाह, ये छोटे मोटे हैं एक दो, इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा। बहराम शाह के बाद जो अगला बनता है वो बनता है मसूद शाह। बहराम शाह के बाद कौन बनेगा? मसूद शाह बनेगा, 1242 से लेकर के 1246 तक, ठीक है। इसमें भी ज्यादा काम नहीं है। यहाँ पे जो दल चालीसा का जो हेड होता है वो बलबन बन चुका होता है, और सारी की सारी पावर जो होती है वो बलबन के हाथों में चली जाती है, ठीक है। किसके हाथों में चली जाती है? बलबन के पास चली जाती है। मसूद शाह के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल रहेगा वो 1246 से 1266 तक रहेगा, ठीक है। 1246 से 1266 तक कार्यकाल किसका रहेगा? नासिरुद्दीन महमूद का रहेगा। और ये दिल्ली का सबसे बड़ा आदमी था, पूरे दिल्ली सल्तनत काल का सबसे ज्यादा, जिसको अपन कह सकते हैं ना शांत इंसान, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वैसा इंसान हुआ करता था नासिरुद्दीन महमूद। और ये नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। यानी कि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ में किया था। और ये इसका काम कुछ नहीं था, ये सारे दिन टोपियां सिलता था, कुरान की आयतें लिखा करता था, उन्हीं से जो आय हुआ करती थी उस आय से ही अपना गुजारा बत्ता किया करता था। इसको राजा महाराजाओं से कोई मतलब नहीं है, कैसा चल रहा है प्रशासन उससे कोई मतलब नहीं है। सारी प्रशासन की जो बागडोर थी वो कौन ले लेता है अपने हाथ में? बलबन ले लेता है। कौन ले लेता है? बलबन, ठीक है। तो बलबन ही इस समय पे सारी सब कुछ को संभाल रहा है, और इसने नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी है? उलूग खां की। क्लियर है? तो ज्यादा कुछ इसमें बातें है नहीं, एक दो बातें हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। याद रहती है तो ठीक, नहीं रहती है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखा देता हूं, बलबन का दामाद था, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। टोपियां सिलता तथा कुरान की आयतें लिखा करता था। कुरान की आयतें लिखता था, ठीक है। कौन लिखता था? नासिरुद्दीन महमूद। 1266 तक 20 साल ये शासन करता है, और उस 20 साल के शासन के अंदर जो पूरी पूरी जिम्मेदारी जो निभाता है वो कौन निभा रहा होता है? बलबन, ठीक है। असली ताकत किसके हाथ में है? बलबन के हाथ में है। बलबन के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।